हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? एक नंबर, बढ़िया। कोई दिक्कत, कछु दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई पीड़ा हो तो बताइए जरूर, है ना। अपन दुख पीड़ा भी दूर करते हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ, यानी संविधान के अंदर, हमारे भारत के संविधान के अंदर कितने संविधान संशोधन हुआ वो सब पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 क्लासेस होगी दोस्तों, और सारे संविधान संशोधन में करवा दूंगा, डिटेल में होगी। सारे नहीं, मेजर, मतलब जो जो क्या है इंपॉर्टेंट है आपकी नजरों में, मेरी नजरों में, और खासकर एग्जामिनर की नजरों में जो इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं कराऊंगा। ठीक है, शुरू करें भगवान का नाम लेकर। चलो, तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो हम एक एक करके सारे संविधान संशोधन पढ़ेंगे। मैं आपकी क्लास ले चुका हूं कि जिसमें मैंने आपको बता रहा है आर्टिकल 368 किस प्रकार से काम करता है। एक क्लास ले चुका हूं, उसके आप चाहो उसमें देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला संविधान संशोधन। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो चुका है। अब क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ भैया, एक अधिकार बना था, संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या करना है, जैसे देश में विकास भी करना है। अब देश में विकास करना है, लेकिन विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है बताओ? संपत्ति का अधिकार। लेकिन एक रास्ता निकालना पड़ेगा ना, जिससे संपत्ति के अधिकार का वॉल्यूशन ना हो, दूसरा विकास भी हो जाए। तो सरकार ने बहुत सारे रास्ते निकालने की कोशिश करी, जैसे एक संविधान संशोधन करा पहला वाला। कब किया था? 1951 में। ऐसा क्या था इसके अंदर, सुनो। सबसे पहले इन्होंने 8 शेड्यूल के अंदर ये लिख दिया, सो 9th शेड्यूल का जोड़ा। सबसे पहले इन्होंने क्या जोड़ा? 9th शेड्यूल, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें ये लिख दिया क्लियर इन्होंने कि भाई साहब, यदि हम विकास करेंगे, और विकास करने के लिए यदि हमें संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का सुधार करना पड़े, या भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का सुधार करना पड़े, तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, मतलब न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती। इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची जोड़ के क्लियर ये कर दिया कि हम विकास भी करेंगे, भूमि का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन आप उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा देखो, अब बात हो रही थी भैया कि सर एक बात बताओ, जैसे एक हमारा मौलिक अधिकार है दूसरा वाला, पहला नहीं दूसरा, जिसमें लिखा है राइट टू सॉरी, जिसमें अलग अलग प्रकार के हमें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा था, थोड़ा सा मिस यूज। अब सरकार चाहती है, स्टेट क्या चाहती है, स्टेट ये चाहती है कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल करे। तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई दुरुपयोग करता है, ऐसा दुरुपयोग कैसे? किसी की इंटीग्रिटी हनन होती है, या देश की इंटीग्रिटी, या देश को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उससे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। सिंपल है, क्या होगा? उससे वो अधिकार छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ दिया पहला संविधान संशोधन करके। और क्या किया गया है देखो। दूसरा, अब इनने जमींदारी को लेकर जो कानून लेकर आए थे उसको हटा दिया गया। उन्होंने बोला कि भैया देखो, हमने जमींदारी सिस्टम इसलिए हटा रहे ताकि विकास हो सके। किसका विकास? मेरा कि आपका? नहीं, किसानों का, और खासकर उस सेक्टर का विकास हो सके जो प्राइमरी के अंदर आता है। कौन सा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का विकास हो सके, इसलिए देखो, जब पहला संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ, भारत में काफी ज्यादा परेशानी है, खासकर किसानों को लेकर, जमीन विवाद को लेकर, हर प्रकार की परेशानी है। तो थोड़ा सा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी पहला संविधान संशोधन करके, लेकिन समस्या बहुत खड़ी होगी, बहुत सारी समस्या खड़ी होगी इसके बाद। लेकिन फिर भी स्टेट ने ट्राई किया कैसे भी करके समस्याओं को हम, ठीक है, सॉर्ट आउट करें। इसके रुकिएगा थोड़ा सा। चलो, अपन वाईफाई बंद कर देते हैं, कहीं टेलीग्राम से किसी प्रकार का मैसेज ना है ना। चलो आगे बढ़ते हो। हम पढ़ेंगे दूसरा संविधान संशोधन, यह होगा पहला कंप्लीट। अब चलते हैं सीधे 7वां। अरे सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहाँ गया?
अरे भैया मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाऊंगा इम्पोर्टेंट, वो ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं वो तुम भूल ही नहीं पाओगे। हाँ, क्या नहीं कर पाओगे तुम, भूल नहीं पाओगे, तुम हमको ना भूल पाओ। तो वैसे ही इसको पढ़ना, ठीक है। चलो, अब किया क्यों, क्या जरूरत पड़ी, सुनो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे भारत का बनाऊंगा ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भारत का बनाऊंगा, पूरा ही बनाऊंगा, थोड़ा सा क्या। अरे एक तो इंडिया नहीं बनता अपने से, पता नहीं क्यों। सुनो, ये है अपना प्यारा भारत, जो भी बन रहा है, अखंड भारत, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, हंसना मत बट, अरे यार, थोड़ा सा गला बन गया, ठीक है, चलो चलेगा ना। ये मान लो अपना इंडिया है, मान के चलो, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर से गला बन गया, एक सेकंड इसको सही कर लेता हूँ मैं। अरे ठीक है, वो तो पूरा हट गया। अब कैसे पीछे आ गया, चलो ठीक है, छोड़ो। ये अपना इंडिया, अब पूरा जो अपना भारत था ना, चार भागों में विभाजित था, ए बी सी और डी था। अब इतने भागों में बटा हुआ अपना इंडिया व्यवस्थित है ही नहीं। अब जरूरत थी इंडिया को व्यवस्थित करने की, और मांगे भी आ रही, लगातार मांगे उठने लग गई। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे, आंध्र प्रदेश के अंदर मांग उठने लगी कि भैया हमें अलग राज्य चाहिए। और फिर वहां पर आंदोलन वगैरह हुआ, ठीक है। जैसे उसका श्रीराम मल्लू जी है करके, उन्होंने फिर क्या करा, मूवमेंट करा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आंदोलन करा, तो इसके बाद तो भाई साहब हर जगह क्या होने लग गई कि अब भारत को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कमीशन बनाया गया था 1953 में। बाद में उसने, सॉरी, 1955 में उसने रिपोर्ट दी, उसी के तहत 1956 में संविधान संशोधन किया गया। उसने बोला कि सबसे पहले आपने इंडिया को जो ए बी सी डी करके बांटा हुआ उसको हटाओ। आपने इंडिया को कैसे बांटा, ए बी सी डी, खत्म करो खेल। अब इंडिया एबीसीडी में नहीं रहेगा। तो क्या करें, तो उन्होंने कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म किए। जैसे उसके लिए उन्होंने कौन सा संविधान संशोधन करेंगे, सातवां। तो किसकी रिकमेंडेशन मानी गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि राज्य को भाषाई आधार पर और प्रशासनिक आधार पर बनाया जाए, तो बना दिया गया। लगभग कितने राज्य बनेंगे, हाँ, ये सब एबीसीडी हटा दिया गया। तो टोटल करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने बोल रहा हूँ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर से बोल रहा हूँ, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। और अब भैया क्या बना दिया आपने, 14 राज्य बना दिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, सातवां संविधान संशोधन करके। तो अब इन पर हाईकोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक लिख के दे दिया कि एक काम करो, यहाँ पर हाईकोर्ट बना दो। क्या बना दो यहाँ पर, हाईकोर्ट, ठीक है। अब हाईकोर्ट बना दो। दूसरा, अब सभी के लिए हाईकोर्ट बनाना थोड़ा सा संभव नहीं था उस समय, तो एक काम करो, 2 से ज्यादा राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट रख दो। क्या कर दो, 2 से ज्यादा राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है। ये बात बोली गई, तो बहुत बढ़िया। चलो एक सेकंड, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और क्या बोल लिया कि अब हाईकोर्ट तो है, इसमें क्या होंगे, एडिशनल जज भी होंगे, प्लस चीफ जस्टिस भी होंगे, और 18 जजेस भी होंगे। अब क्या होगा, हाईकोर्ट तो बना देंगे, हाईकोर्ट में काम करने के लिए जज चाहिए, एडिशनल जज चाहिए और 18 जजेस भी चाहिए, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गई, ठीक है। तो क्या क्या किया, सातवां संविधान संशोधन करके बोलो, लगाओ हाजिरी अपनी। सबसे पहला कि भाई साहब जो पहले, सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा, उसकी रिकमेंडेशन मानी गई। उसके रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश के अनुसार देश के अंदर ए
बी सी डी में जो देश बटा हुआ उसको खत्म किया गया। उसके बाद भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया और यह भी एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। यह प्रावधान भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नया संविधान संशोधन आता है 10वां। अब हम पढ़ेंगे 10वां। ठीक है, ये किया गया कब? 1961 में, 1961 में संविधान संशोधन किया गया। कुछ नहीं करा इसमें, सिर्फ भारत के अंदर किसको जोड़ दिया गया? दादर नागर हवेली। जी हाँ, जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश था पहले अलग अलग था, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव पहले अलग अलग था हम। ठीक है, अब इनको एक कर दिया। वैसे तो अभी करा है एक, पहले तो अलग ही था। तो दादर नागर हवेली, ये दादर नागर हवेली यहाँ पर है ना, बिल्कुल कोस्टल बाउंड्री पर है ये, गुजरात के जस्ट लगा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसको 10वां संविधान संशोधन करके भारत के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, हुआ क्या था? तो इनेबल द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द टेरिटरी, और राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि आप दादर नागर हवेली में शांति वगैरह ये सब संभालो, आपका काम है। ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट ही संभालता है ना, प्रेसिडेंट की तरफ से दूसरा व्यक्ति संभालता है। लेकिन 10वां संविधान संशोधन करके दादर नागर हवेली को किसमें शामिल कर लिया गया? भारत के अंदर। इज दैट क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं 11वें की ओर। क्या किया 11वें में? सुनो, पहले क्या होता था, सुनो सुनो, हमारे भारत के अंदर सबसे ऊपर कौन आते हैं? प्रेसिडेंट। फिर आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। अब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन भी। क्या होता है? क्या सही होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन भी। लेकिन सवाल ये उठता नहीं सर इनका इलेक्शन होता कैसे? जब भारतीय संविधान बना था तो ये बोल दिया था कि एक काम करो, लोकसभा को बिठाओ, राज्यसभा को बिठाओ, बस, और कैंडिडेट चुन लो, दोनों को बैठा के कैंडिडेट चुन लो, जॉइंट सेटिंग करवा लो। क्या करवा लो? जॉइंट सेटिंग करवा लो, और किसी व्यक्ति को क्या बना दो? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक संशोधन किया गया, 11वां 11th अमेंडमेंट किया गया 1961 में। उसमें बोल दिया कि भैया अब से थोड़ा सा अलग तरीके से चुना जाएगा। मतलब पहले क्या होता था, दोनों बैठे, काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब एक इलेक्टरल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक इलेक्टरल कॉलेज। जी हाँ, उस इलेक्टरल कॉलेज में दोनों हाउस के मेंबर रहेंगे। कौन कौन से? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों। ठीक है, दोनों रहेंगे। और उससे के बाद उन्हें दोनों के मिलने के बाद ही इलेक्शन करवाया जाएगा। वो दोनों इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, एक कैंडिडेट खड़ा होगा और उसका चुनाव करवाया जाएगा। पहले क्या, जॉइंट सीटिंग करवा ली, बात खत्म। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक क्या बनेगा? प्रॉपर इलेक्टरल कॉलेज बनेगा। नाम बदल लिया, बात जॉइंट सीटिंग जैसे ही, वही दोनों आके मिल रहे हैं ना, इसमें नॉमिनेटेड प्लस अपॉइंटेड दोनों आके मिल रहे हैं, तो बात तो वही हुई फिर भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 11वें के तहत जो क्या, इलेक्टरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट 10वां दादर नगर हवेली, और 7वां स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं 12वां के तहत कौन सा शामिल किया गया है? गोवा और दमन एंड दीव। 1961 में गोवा क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। फिर 1987 को गोवा को क्या बना दिया? एक राज्य बना दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1961 में 12वां संविधान संशोधन करके, सुनो, पहले गोवा दमन दीव किसके कंट्रोल में थे? पुर्तगीज के। ठीक है, पुर्तगीज से थी ना, और भारत में 12वां संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया। कब? 1961 में। और जब इसको भारत में शामिल किया गया था तो उस समय था केंद्र शासित प्रदेश। क्या था ये? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन 1987 में इसको क्या बना दिया गया है? राज्य बना दिया। कब बनाया था राज्य? 1967 में, 1987 में, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो 10वें में कौन सा? दादर नगर हवेली। 12वें में गोवा और दमन दीव। ठीक है, चलो अब आते हैं 15वां। 15वां क्या था? सुनो, चलो, द हाईकोर्ट वे एनेबल टू इशू रूट ऑन एनी पर्सन अथॉरिटी इवन आउटसाइड। चलो ठीक है, अब हाईकोर्ट का ये 15वां हाईकोर्ट को लेकर, चलो क्या क्या बोला गया इसमें? सबसे पहला कि भाई साहब हाईकोर्ट अब रेट जारी कर सकता है अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर भी। जी हाँ, अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर भी ये रेट जारी कर सकता है। ठीक है, और दूसरा, इसकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई। कितनी? 62 कर दी गई। पहले कितनी थी? 60, और अब कितनी कर दी गई? 62।
पहला ये कि किसी यदि कोई व्यक्ति, मान लो जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट है तो मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति है तो दिल्ली का है लेकिन मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके लिए भी रिट जारी की जा सकती है। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। लेकिन उसे क्षेत्र अधिकार में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकता है। ये कब किया गया था? 1963 में किया था। कौन सा संशोधन है? 15वां। और दूसरा, जो जजों की रिटायरमेंट एज होती है, पहले कितनी थी? 60, और अब कितनी कर दी? 62। पहले कितनी थी? 60, और अब कर दी गई 62। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और इसके बाद अपन, चलो वो लिखा हुआ है, चलो ठीक है। हाँ, ये वो देख लो, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। वो क्या किया गया कि अपॉइंटमेंट रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब सुनो 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 सुनो, यदि मान लो कोई हाई कोर्ट, मान लो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, और इसके जज क्या हो गए? रिटायर। क्या हो गए? जज रिटायर हो गए। तो इस रिटायर्ड जज को मध्य प्रदेश का 18 चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। सॉरी, 18 जज बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये प्रोविजन है 15वां संविधान संशोधन 1963। बिल्कुल बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। दूसरा, कंपल्सरी अलाउंस किया, सुनो, यदि किसी जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होता है तो उस कंडीशन में क्या दिया जाएगा? अलाउंस। ठीक है। तीसरा, कि रिटायर्ड जज क्या बन सकते हैं? एड हॉक जज। ऐसा एड हॉक जज रिटायर्ड जज में क्या डिफरेंस है? मान लो जैसे क्या होता है रिटायर्ड जज, मान लो जैसे हाई कोर्ट का काम बढ़ गया तो किसी भी रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है। अब एड हॉक जज क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए इनको बिठा लिया जाता है। किसको? एड हॉक जज को। ठीक है, चलो इतना क्लियर है? ओके। क्या क्या ये क्या था? किसके लिए था? हाई कोर्ट के लिए था। क्या क्या हुआ देखो, बता देता हूँ आपको। चलो सुनो, 15वां संविधान संशोधन किया गया था 1963 में। पहला, हाई कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रीट। क्या जारी कर सकता है? रीट, अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर भी। इनके जो रिटायरमेंट एज है कितने कर दी? 60 से 62 कर दी गई। ठीक है। तीसरा, कि अब हाई कोर्ट का सेम कोर्ट का जज ही जो रिटायर हो चुका है उसको क्या बनाया जा सकता है? 18 जज, कार्यवाहक न्यायाधीश। क्या बनाया जा सकता है? कार्यवाहक न्यायाधीश। और किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को क्या बनाया जा सकता है? एड हॉक जज भी, तटस्थ न्यायाधीश। क्या बनाया जा सकता है? तटस्थ न्यायाधीश। ठीक है, चलो ये हो गया 15वां कंप्लीट। आप पढ़ते 21वां। 21वां जोड़ गए सिंधी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सुनो 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 पूरी कहानी। भारतीय संविधान के अंदर, यहाँ पर कहानी बता रहा हूँ थोड़ी सी। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने से अनुसूची है? 12। उसमें तो 8वीं नंबर की अनुसूची है। कौन सी? 8वीं जो अनुसूची है, और बात करती है शेड्यूल लैंग्वेज की। किसके बात करती है वो? अनुसूचित भाषाओं की, यानी शेड्यूल लैंग्वेज की बात करती है। जब हमारा भारतीय संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो शेड्यूल लैंग्वेज की संख्या थी मात्र थी 14। कितनी थी? 14। लेकिन किंतु बंतु परंतु 21वां संविधान संशोधन करके कौन सी लैंग्वेज जोड़ेगी? 15वीं लैंग्वेज जोड़ेगी। कौन सी होगी? सिंधी। तो फिर आपका 1967 तक टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? शेड्यूल लैंग्वेज है 15। टोटल लैंग्वेजेस कितनी होगी? 15। कितनी लैंग्वेजेस होगी? टोटल 15 होगी। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हो गया? चलो वापस से जाना पड़ेगा। चलो अपन पढ़ लिया 21 तक। ठीक है, आप पढ़ते हैं 24। 24 क्या है? सुनो, हुआ क्या? अब लगने वाली भारत के अंदर इमरजेंसी, लगने वाली भाई साहब, बस आने वाली इमरजेंसी। अब इमरजेंसी आ रही, अब पार्लियामेंट को चाहिए हुए थोड़े से ज्यादा अधिकार। चाहिए कि नहीं चाहिए? अवश्य चाहिए। तो भैया एक अधिकार तो ले लिया पावर ने, ये मतलब पार्लियामेंट ने ये अधिकार ले लिया कि भाई साहब वो किसी भी हिस्से को, मौलिक अधिकार या भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से को क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अरे भाई साहब किसी भी हिस्से की, अभी न्याय कैसे होना है भारतीय केस, अभी दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, बहुत दूर है। अभी 24वां
संविधान संशोधन चल रहा है, उसमें लिख दिया कि भाई पार्लियामेंट का अधिकार है, वो चाहे तो किसी भी हिस्से के, भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है। अभी इससे पहले आ रहा केस, वैसे मना कर दिया नहीं, तो ने बोला हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। और प्रेसिडेंट ने बोल दिया, प्रेसिडेंट से बोल दिया कि यदि भाई साहब मैंने संशोधन करने के लिए कोई बिल भेजा है तो आपको उस पर एसेंट देना ही पड़ेगा। क्लियर बोल दिया, किससे? राष्ट्रपति से, कि आपको उस पर क्या देने पड़ेगा? एसेंट। मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भैया नहीं, हमारी मर्जी चले, हम जो कहें वो आप ये करो, वो करो। अभी ये चलता है भारत में ना, हर जगह। वो गोलकनाथ केस को, गोलकनाथ केस में क्या बोला था सुनो, गोलकनाथ केस में बोला था कि भाई पार्लियामेंट को अधिकार नहीं अमेंड करने का। क्या बोल दिया था कि पार्लियामेंट के पास क्या नहीं है? अधिकार, लेकिन किया, फिर भी किया, मजे लेने के लिए किया, लेकिन किया। सुप्रीम कोर्ट पता है फिर आगे 1973 में केशव आनंद भारती केस लेकर बोल लिया क्लियर, करना तो करो, लेकिन किंतु बंधु परंतु सामने ये बात आती है कि आप संशोधन करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है ना। एक और सुन लो, 25वां की कत्ल करने की कोशिश की गई, राजपूत प्रॉपर्टी कोशिश की गई, बस, है ना। और उसके बाद ये भी बोल दिया कि भैया यदि हम क्या करते हैं, कोई संशोधन करते हैं तो मतलब जैसे डीपीएस में संशोधन करके तो वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस आर्टिकल 31C टू गिव प्रीसीडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। यदि हम डीपीएसपी के लिए, या मानो आपने बोला डायरेक्शन दिए डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, यदि डीपीएसपी में कुछ काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, इसको यदि डीपीएसपी को लेकर हम भी कोई भी कानून लागू करते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। यदि हम कुछ भी कानून बनाते हैं डीपीएसपी के अनुसार, मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए, तो फंडामेंटल राइट का वोलेशन नहीं होगा, और दूसरा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी, ठीक है। ये होगा 25वां। और देखो अब आता है 31वां, बस लास्ट, मतलब 40 से पहले तक के पढ़ेंगे अपन। दूसरे इसमें क्या लिखा कि लोकसभा की सीट 525 से कितनी कर दी? 545। हाँ एक सेकंड रुकिएगा, पहले कितनी? 500। 7वां संविधान संशोधन करके कर दी गई 525, बताना भूल गया। अब 525 से कितनी हो गई? 545। अब लोकसभा की सीट 525 से कितनी हो गई? 545। 7वां एक बार संशोधन देख लेना, ठीक है, कौन सा था वो? मेरे ख्याल से 7वां था जब 525 की गई थी। चलो आते वापस। और इंक्रीज द सीट ऑफ गोइंग टू न्यू स्टेट। अब ये बढ़ी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नए राज्यों का गठन किया गया, जिसके तहत लोकसभा की सीटों में वृद्धि हुई। अभी लोकसभा की सीटों में जैसे वृद्धि फिर हुई थी आपके, उसके बाद से नहीं हुई अभी तक, अब होगी। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा सेंसस करवाने के बाद, उसके बाद संभावना है कि सीट बढ़ जाए लोकसभा की, ठीक है। अब आता है 36वां, कौन सा आता है? 36वां। चलो 36वां में सिक्किम को किसमें शामिल कर लिया गया है? इंडियन यूनियन में शामिल किया है। कौन सा संविधान संशोधन कर गया? 36वां। कब किया गया था? 1975 में, ठीक है। कब किया गया था? 1975 में, ठीक है। तो भैया भाई साहब ये था हमारे सारे संविधान संशोधन, सारे नहीं, मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक, कहाँ तक? हाँ, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 1 से लेकर 31 तक, नहीं 1 से लेकर 35 तक, 36 तक, सॉरी 1 से लेकर 36 मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। कल क्लास लेकर आऊंगा जिसमें पॉसिबिलिटी पूरे करवा दूँ, सारे का हो जाएंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, कल वाली क्लास में। तो दो क्लास आएंगी इसकी, बस 2 क्लास में सारा संविधान संशोधन कंप्लीट, जितने भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। अभी कुछ और लाना ऐड करना भूल गया था मैं, नेक्स्ट क्लास में उनको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। चलो तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। और हाँ, हमारे सीरीज के आगे चल रही है क्लास 10 की एनसीईआरटी चल रही है, क्लास 10 की एनसीईआरटी चल रही है, क्लास 9 की, क्लास 10 की इंडियन हिस्ट्री चल रही है लूसेंट से, और पॉलिटी चल रही है लूसेंट से, ठीक है। ये सब हमारा चल रहा है, ठीक है। चलो तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों का आदर छोटों का सम्मान कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।